तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गजा अल्टरनेटिव्स एसेट मैनेजमेंट आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में कि भाई क्या करना चाहिए, अप्लाई करें अवॉइड करें। तो देखो, अगर हम लोग सबसे पहले इन लोग का धंधा पानी का बात करें ना, उसके पहले एक बार जीएमपी भी देख लेते हैं कितना क्या चल रहा है। तो इसका जीएमपी अभी के टाइम में मात्र 5% के आसपास का चल रहा है। एंड अभी अभी काम ही चालू हुआ है जीएमपी में, पहले तक तो काम भी नहीं चल रहा था। तो बेसिकली अगर आप इसका धंधा पानी देखोगे तो कंपनी करती क्या है पता है क्या? इट्स काइंड ऑफ अ सोफिस्टिकेटेड म्यूचुअल फंड कंपनी। मतलब आप लोग क्या करते हो, इन लोग को अपना पैसा देते हो और ये लोग आपके लिए आपका पैसा मैनेज करते हैं। बट इसमें ना आपको एनएवी वगैरह नहीं मिलता है, समझ पा रहे हो बात को? जहाँ तक मैं जानता हूँ इस सेक्टर को एनएवी नहीं मिलता है। आप लोग को रिपोर्ट मिलता है कि आपका पैसा यहाँ यहाँ पे लगा हुआ है। एंड एनएवी भी मिलता होगा। आजकल तो नया टर्म भी कोट हुआ है एआईएफ करके, तो क्या पता एनएवी मिलने लग गया हो। बट पहले एनएवी नहीं मिलता था इसमें, ठीक है। तो बेसिकली ये लोग करते क्या है ना, एआईएफ यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। जनरली क्या होता है, लोग सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में पैसा डालते हैं। बट एआईएफ क्या करता है, अनलिस्टेड कंपनी में पैसा डालता है। कभी एकदम कोई ऐसा कंपनी होगा जो कि फर्स्ट स्टेप रख रहा होगा, जस्ट पैदा ही हो रहा होगा। अगर उन लोग को आइडिया पसंद आ गया एआईएफ वालों को, जैसे कि इस केस में गजा अल्टरनेटिव्स को, तो ये लोग क्या करेंगे, उस पैदा होती हुई कंपनी को अपना पैसा दे देंगे। ले भाई तू पैदा हुआ, हम लोग का पैसा ले, काम कर, हम लोग को अपना थोड़ा सा इक्विटी दे दे। अगर तू कल को लिस्ट होगा तो हम लोग बहुत पैसा कमाएंगे। या फिर क्या पता तेरा बिजनेस बड़ा हो जाए और बीच में कोई बड़ा प्लेयर आ जाए माल खरीदने, तो उसको हम लोग तेरा माल बेच के पैसा कमा लेंगे। समझ पा रहे बात को? तो इन लोग का धंधा ना, अल्टरनेटिव फंड्स का जनरली ये होता है कि हम लोग को शेयर बाजार के अलावा दूसरे जगह अपना पैसा डालना है जहाँ पे हम लोग अच्छा रिटर्न कमा सके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो तो कैटेगरी दिख रहा होगा आपको, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 यहाँ पे मेंशन्ड है। कैटेगरी 1 क्या होता है, उसमें नॉर्मल एसेट्स रहते हैं, जनरली इक्विटीज वगैरह, इक्विटी हो गया, रीट्स वगैरह हो गया, जिसमें कि आदमी पैसा डालना चाहता है, डिजायरेबल जो होता है कि हाँ भाई मैं वहाँ पैसा डालूंगा। और कैटेगरी 2 होता है डेट। डेट माने बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया। तो अगर आप देखोगे ना, एज अ रिटेल अगर आप किसी बॉन्ड वगैरह में पैसा डालते हो तो आपको 11-12% के आसपास का इंटरेस्ट देखने को मिलता होगा, है कि नहीं? लेकिन आपको पता है वो इंटरेस्ट ना असल में 15-16% के आसपास का रहता है। आपका जिस ब्रोकर से आप खरीदते हो ना बॉन्ड को, वो क्या करता है, आपको बॉन्ड को बढ़े हुए भाव में देता है। यानी कि ब्रोकर को बॉन्ड का भाव पड़ा होगा अगर 900 रुपया, तो वो आपको 1000 रुपया बोलेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो आपको इंटरेस्ट तो जितना मिल देना चाहिए कंपनी उतना ही देगी, लेकिन क्योंकि आपने बॉन्ड को ही महंगा ले लिया तो उस वजह से आपका टेक्निकली इंटरेस्ट कम हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो ये लोग क्या करेंगे, आपका पैसा को हायर रिटर्न में लगा सकते हैं, क्योंकि इन लोग के पास एक्सेस रहता है कि भाई किस तरीके से हम लोग जिस रेट में ब्रोकर को मिल रहा है उसी रेट में आपका पैसा कंपनी में डाल सके। तो वो एक तो इन लोग के पास मोड रहता है। और कई बार ना बहुत ही हाई इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स भी आते हैं मार्केट में, 15% मतलब जो कि 17-18% तक भी देते हैं। लेकिन वो उन्हीं कंपनीज के आते हैं जिनमें रिस्क बहुत बड़ा है, मतलब कंपनी कभी भी डूब सकती है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपके लिए रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि हाँ भाई ये कंपनी 18-20% के आसपास ब्याज दे रही है, क्या ये डूब सकती है क्या? और इन लोग को अगर लगेगा कि नहीं, डूबने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है, तो ये लोग 18-20% में भी पैसा को ब्याज में चढ़ाते हैं। समझ पा रहे बात को? तो वो होता है कैटेगरी 2 में। तो यही होता है यार इन लोग का धंधा, इससे ज़्यादा डीप में जाके कोई मतलब नहीं है। एंड बाकी अगर आप देखोगे तो कंपनी का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टोटल इनकम बढ़ रहा है। एंड टोटल इनकम इनमें क्या है, इसमें क्या है पता है क्या? इसमें सारा फीस वगैरह है। मतलब कंपनी अगर आपका फंड मैनेजमेंट कर रही है तो ऑब्वियसली आपके लिए कुछ, आपसे कुछ पैसा चार्ज करेगी, 2%-3% जो भी होता है। वही है ये 157 करोड़। मतलब कंपनी जितना भी पैसा मैनेज कर रही है उसके बदले कंपनी को अभी के टाइम में अराउंड 157 करोड़ का फीस मिल रहा है, ठीक है, परसेंटेज टर्म्स में। जैसे कि म्यूचुअल फंड में एनएवी रदर एक्सपेंस रेशियो रहता है, वैसा इन लोग का परसेंटेज ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ फंड रहता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इनका एबिटा भी बहुत हाई दिखेगा आपको। हाई होने का रीजन क्या है? क्योंकि भाई वही है ना, आपका फीस का धंधा है। आप दुकान खोले हो, आपके दुकान में क्लाइंट आया, आप उससे पैसा लिए, तो आपका खर्चा तो बस स्टाफ का सैलरी और बिजली का ही है, और तो कुछ है ही नहीं। तो आपका एबिटा हाई रहेगा। इसलिए आप टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज को देखते हो, उन लोग का एबिटा हमेशा हाई रहता है। बट बात यहाँ पे यही है कि ये जो कंपनी है इसका पैट भी बहुत ही अच्छा है। मतलब यार एबिटा 72 करोड़ का, पैट 81 करोड़ का। कंपनी मेरे को लगता है कि कुछ अदर इनकम वगैरह आ गया है कंपनी को। ये बहुत ही रेयर चीज़ है, बहुत ही कम देखने को मिलता है ये। बट ठीक है, कुछ एक तो खास बात यहाँ पे दिखा तो मैं सोचा कि आप लोग को बोल दूँ। तो कंपनी का कोई अदर इनकम वगैरह आया होगा। एंड ओवरऑल कंपनी ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। लेकिन ना, अल्टरनेटिव एसेट वाला कोई कंपनी अभी मार्केट में ठीक से लिस्टेड नहीं है, समझ रहे हो? पीछे एक तो बात हुआ था एडलवाइज अल्टरनेटिव एसेट का आईपीओ आने का, बट वो आया नहीं। फिर अभी तक तो एटलीस्ट नहीं आया, उसमें शेल्डो कोटा भी रहने वाला था।
तो मार्केट इसको किस हिसाब से वैल्यू करेगा वो देखने वाला बात है। और 2250 करोड़ का मार्केट कैप यार, इट इज़ टू मच टू आस्क सिंपली अगर मैं बोलूँ। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जो मेन लाइन म्यूचुअल फंड प्रूवन बिजनेसेस है, मतलब जो म्यूचुअल फंड का काम करती है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग HDFC एसेट मैनेजमेंट देख लेते हैं, तो भाई ये लोग ही 25 का मार्केट कैप टू सेल्स में बिक रहे हैं, ठीक है। तो गजा अल्टरनेटिव्स को अगर आप देखोगे तो ये लोग अपना IPO कितना का मार्केट कैप में ला रहे हैं, लगभग 17-18 का मार्केट कैप में ये लोग मार्केट कैप टू सेल्स में ये लोग अपना IPO लेके आ रहे हैं, समझ रहे हो। यानी कि 2250 करोड़ डिवाइडेड बाय अपना ये नंबर 160 करोड़, तो अराउंड 17-18 के आसपास का मार्केट कैप टू सेल्स निकल के आएगा। तो भाई तुम प्रूवन बिजनेस से भी इतना ज़्यादा मार्केट कैप टू सेल्स क्यों डिमांड कर रहा है। और पीछे अगर आप देखोगे तो SBI AMC का भी IPO आया था। SBI AMC, अरे यार SBI फंड मैनेजमेंट, अभी तो हालांकि वो कंपनी डाउन है, बट अगर हम लोग SBI फंड मैनेजमेंट को देखो, ये 22 के मार्केट कैप टू सेल्स में बिक रहा है। और इसका अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन 80% का है। तो अगर आपको प्रूवन म्यूचुअल फंड बिजनेसेस मिल रहे हैं इस सेक्टर में, मेरे मेरा फेवरेट ये है कनेरा रोबेको, मतलब इस वैल्यूएशन के आसपास कनेरा रोबेको मेरे को अच्छा लगता है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये कंपनी भी अभी ठीक वैल्यूएशन पे है, ये तो 10 के मार्केट कैप टू सेल्स में बिक रहा है, समझ रहे हो। इसका अगर आप देखोगे तो ये हालांकि कम है, बट स्टिल आपको अगर पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड कंपनी जो कि मेन लाइन म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो आपको 5,000 करोड़ के मार्केट कैप में एंड 10 के मार्केट कैप टू सेल्स में बिक रहा है, जिसका भी रेवेन्यू और अदर ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 70% के आसपास रह रहा है, तो आप जिस वैल्यूएशन में अपना IPO लेके आ रहे हो जस्टिफाइड तो लग ही नहीं रहा है। तो यार अगर आप मेरे से पूछोगे तो वैल्यूएशन इज़ नॉट दैट ग्रेट, थोड़ा सा नीचे रह सकता था, समझ रहे हो बात को। बाकी तो यार क्या बोलूँगा मैं, ठीक ठाक ही है, इतना कोई खुश होने वाला भाव तो नहीं रखा है कंपनी ने। एक अच्छा बात यह है कि 450 करोड़ का इनका फ्रेश इशू है, लेकिन ये लोग फ्रेश इशू का पैसा यूज़ कहाँ करने वाले हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स स्पॉन्सर्ड कमिटमेंट्स ऑन सर्टन एग्जिस्टिंग फंड्स, न्यू फंड फॉर रीपेमेंट ऑफ ब्रिज लोन अमाउंट एज फॉलो of the bridge loan, investment towards balance sponsor, गजा कैपिटल 2020 LLP। ओके, तो ये लोग अपना ये सब कुछ इनका कमिटमेंट वगैरह था। मतलब बेसिकली होता क्या है ना, कई बार ये सब जो AIF कंपनीज होती है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये लोग अपना खुद का पैसा भी डालते हैं जो ये लोग स्कीम वगैरह लॉन्च करते हैं उसके अंदर, ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहे। तो मेरे को लगता है कि ये लोग वही हिसाब से बोल रहे हैं, और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में जाएगा। तो नेट अगर हम लोग देखें तो ठीक ही है यार, ये सब इन लोग का कुछ होता होगा। देखो हम लोग IPO में अप्लाई करने के हिसाब से देख रहे हैं, इन्वेस्ट करने के हिसाब से जब देखेंगे तब हम लोग इन डेप्थ जाएंगे, अभी उतना अंदर जाके मतलब नहीं है। अभी हम लोग का काम ये है कि भाई अप्लाई करें कि नहीं करें, इसका फाइनल डिसीजन बनाना है, ठीक है। तो नेट में यही बोलूँगा कि वैल्यूएशन इतना कोई बहुत बढ़िया नहीं है, और अप्लाई करने का अगर बात है तो मैं अप्लाई करूँगा, इसमें जो होगा देखा जाएगा। रिस्की है ये थोड़ा, लेकिन मैं इसमें अप्लाई जरूर से करूँगा। रिस्की इसलिए है क्योंकि इस टाइप का कोई बिजनेस लिस्टेड नहीं है। मैं आपको दिखाया ना कैनेडा वगैरह, ये सब का बिजनेस अलग है, ये लोग ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड कंपनीज है। बट ये मेरे को वैल्यूएशन वाइज थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि कैनेडा जैसा कंपनी आपको अगर इतना बेहतर वैल्यूएशन में मिल रहा है, तो आप गजे को क्यों इतना हाई वैल्यूएशन में लोगे। तो वो एक तो सोचने वाला बात है, बट हो सकता है कि मार्केट इसको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखे और लिस्ट करने के बाद बहुत ऊपर ले जाए, क्योंकि ये सब फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, समझ रहे हो। मतलब अभी जैसे जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, हम लोग को क्या बता रहा है कि भाई लोगों के हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, समझ पा रहे हो। और अगर पैसा नहीं भी आ रहा है, पहले लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते ही नहीं थे, सिर्फ FD करते थे, अब थोड़ा बहुत पैसा स्टॉक मार्केट की तरफ भी लेके आ रहे हैं वो लोग। तो ऑब्वियसली वो लोग स्टॉक मार्केट में अगर रहेंगे, जैसे जैसे उनको नॉलेज होगा इन सब चीज़ों का, AIF वगैरह का, तो वो लोग भी अपना थोड़ा कैपिटल इस तरफ मूव कर सकते हैं कि नहीं। तो हो सकता है कि इस पॉजिटिव एंटिसिपेशन में मार्केट स्टॉक को अच्छा रिवॉर्ड कर दे। बट मेरे को अप्लाई तो करूंगा मैं इसमें, क्योंकि लेट्स सी हाउ द थिंग्स आउट, जो होगा देखा जाएगा। और वैसे भी IPO बहुत छोटा ही है, 550 करोड़ का IPO है, तो देखते हैं क्या होता है। एंड आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप कम रिस्क वाले प्लेयर हो तो मैं बोलूँगा आप अवॉइड कर सकते हो, बट मैं इसमें पर्सनली सारे अकाउंट्स अप्लाई करने वाला हूँ। तो ठीक है यार, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।